नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी इसी तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग सुपर टीटी और यूपी टीटी के लिए अपना पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम्स में उस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण है। ठीक है, इस चैप्टर से मैंने देखा कि हर साल लगभग 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। पिछले साल भी आया हुआ था आपके पारा जो है मीना माता, डीडीटी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए इसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपशिष्ट क्या होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका निस्तारण भी देखा जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अपशिष्ट क्या होते हैं? जो मनुष्य और अन्य जीव जीव हैं, ठीक है, उनके दैनिक क्रियाकलाप जो कार्य करते हैं, हर दिन वो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, तो कार्य करते हुए जो भी काम करते हैं, तो उस कार्य से क्या होता है कि अनुपयोगी पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, जो अनुपयोगी पदार्थ निकलते हैं, उस अनुपयोगी पदार्थ को ही हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ। अब कुछ काम करेंगे, कुछ काम का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ काम। ठीक है, ऐसा काम जिससे कुछ, ऐसे मान लीजिए हम जुताई करते हैं या कारखानों में काम करते हैं। ठीक है, या खाना भी खाते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन क्रियाकलापों से क्या होता है? अनुपयोगी पदार्थ निकलते हैं, जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पदार्थ हैं वो क्या हो सकते हैं? वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें आवश्यकता नहीं होती है। उसकी आवश्यकता न होने के कारण हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? कचरा कहते हैं। अब हर जगह निकलता है ये, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कारखाना हो, चाहे वो अस्पताल हो, हर जगह निकलता है। ठीक है, चाहे खेत खलिहान हो। अब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये 3 तरीके से होते हैं। तीनों तरीके से आपके तीनों वाले होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों रूप में पाए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ आपके। ठीक है, बात करते हैं अगर ठोस अपशिष्ट पदार्थ की। ठोस अपशिष्ट पदार्थ की बात करते हैं तो जो भी हम सब्जी, फल, टूटे फूटे कांच, सब्जी जो भी आप मतलब छिलके होते हैं इसके, और टूटे फूटे कांच जो होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, लोहे होते हैं। ठीक है, घर में रखा खराब सामान जो होता है, वो सब क्या है? वो ठोस में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? ठोस में आते हैं। और वहीं जो खेत खलिहानों का जो डंठल वगैरह होता है, वो भी किस में आता है? ठोस में आता है। ठीक है, जो राख वगैरह होती है किस में आता है? सब ठोस में आते हैं। ठीक है, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक कचरा, जैविक ठोस
अपशिष्ट पदार्थ, जैविक ठोस अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनके छिलके, ठीक है, खराब भोजन, मनुष्य और जंतु द्वारा मल, ठीक है, जिसे हम मतलब क्या होता है, जिससे खाद बन जाए, जिससे खाद बन जाए, वो क्या कहलाता है आपका? जैविक ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। ठीक है, वहीं जो आसानी से नष्ट हो जाए, ये भी कह सकते हैं, जो खाद बन जाए। खाद कैसे बनेगा? जब वो नष्ट हो जाता है आसानी से। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ऐसे ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो जल्दी नष्ट ना हो, अरबों वर्ष लग जाए, जैसे रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, लोहा वगैरह जो टुकड़े होते हैं वो सब। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? इसे बोलते हैं रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ये जल्दी नष्ट नहीं होते। ठीक है, जैसे बताइए आपको, पॉलीथीन जो होती है वो नष्ट नहीं होती, इसलिए इसको बैन किया गया। ठीक है, प्लास्टिक जल्दी ख़त्म नहीं होता, जो धातु के टुकड़े होते हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब जो एक तरह से कह सकते हैं, एक गीला कचरा होता है, जो गीला कचरा, और एक जो सूखा कचरा होता है, ये भी जानते होंगे अपना, गीला कचरा और सूखा कचरा। ठीक है, तो गीले कचरे में वो डाल सकते हैं हम जो कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और सूखा कचरा वो जो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे ज़रा आते हैं हम और बात करते हैं द्रव अपशिष्ट पदार्थों की। द्रव अपशिष्ट पदार्थों की हम बात करते हैं। तो द्रव अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जो नालियाँ, सीवर का गंदा पानी, उर्वरक का पानी जो होता है निकलता है उर्वरकों से, चमड़ा जो होता है ना, चमड़ा, उसको धुलने से, जो उसको शोधन से जो निकलता है चमड़ा बनाने में, ठीक है, चमड़ा की चीज़ों बनाने में जो निकलता है, विद्युत, जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, वहाँ से गंदा पानी निकलता है। ठीक है, मिल जो होते हैं, मिल, उससे जो गंदा पानी निकलता है। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये आपके द्रव अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। यही बात करते हैं अगर गैसीय अपशिष्ट पदार्थ की, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ की बात करते हैं अगर, तो गैसीय में जब लकड़ी जलता है, जब कोयला जलता है, जो कारखाने में जो चिमनियाँ होती हैं वो धुएं देती हैं। ठीक है, जो अब हमारा परिवहन होता है, परिवहन, उससे जो निकलते हैं। ठीक है, फिर जब हम कूड़ा करकट जो जलाते हैं, जो उससे निकलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके गैसीय, जो धुआं, जिस प्रकार का धुआं निकलेगा जैसे ही, वो क्या होगा? गैसीय अपशिष्ट पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इसके? स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं ये सब? मान लीजिए जैसे आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो घरों में अंगीठी या जो गैस भी जलाते हैं आप, उससे भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, लेकिन अंगीठी से कम निकलते हैं, मतलब अंगीठी से ज़्यादा निकलते हैं और गैस से कम निकलते हैं। ठीक है, इसलिए गैस को लोग प्रेफरेंस देते हैं कि कम निकलेगा। ठीक है,
वही जो ऑफिस होता है, ऑफिस से भी क्या होता है, आपके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, जो भी चीज़ें हम अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए जो यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने जब वो बनता है ना, हम तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो बनता है तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ वो निकालते हैं जो हमारे पर्यावरण को खराब करते हैं, कोई भी हो। ठीक है, चलिए जरा हम देखते हैं अब अपशिष्ट के संग्रह के प्रभाव। संग्रह के प्रभाव मतलब अब तक आपने ये देखा कि अपशिष्ट क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं, इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, भी देख लीजिए। तो जब अपशिष्ट पदार्थ जब इकट्ठे होते हैं तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। हुआ क्या था कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड जो फैक्ट्री थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में मेथिल साइनाइड गैस, ठीक है, का रिसाव होने लगा। इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि इस फैक्ट्री में कहाँ, क्या कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने लगा। इससे क्या हुआ, इससे हजारों जो पीड़ित लोग थे उनकी या तो मृत्यु हो गई, और अन्य लोग क्या हो गए, अन्य लोग थे उन्हें कैंसर, सांस फूलना, अंगों में दर्द होना, अंगों का सुन्न हो जाना, ये सब चीज़ें देखी गई। ठीक है, और ये लगातार चलता रहेगा। अगर होता रहेगा, पर्यावरण को इससे आप लोग नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमेशा होता रहेगा। समझे। चलिए एक और चीज़ देखते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसलों को कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे DDT। इसके उत्पादन से, कीटनाशक के उत्पादन से होता क्या है कि आपके जो फसल होते हैं वो उन्नत करते हैं, फसल हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये रासायनिक है, इससे क्या होती है, ये केवल कीड़ों के लिए नहीं बल्कि मानव के लिए भी और जानवरों के लिए भी ये नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी भी खराब करते हैं। ठीक है, इसलिए कई जगहों पर, कई देशों में इसका रोक भी लगा दिया गया है कि कीटनाशक का प्रयोग आप लोग ना करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं अभी आपको सब आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए जो आया हुआ है, एस्बेस्टोस, ये नहीं रहेगा, स्टोस। ये क्या होता है, यह एक रेशेदार सिलिकेट रसायन है।
सिलिकेट रसायन है। ठीक है, इसका प्रयोग हम एक चादर के रूप में करते हैं, एस्बेस्टॉस चादर। ये प्रयोग कहाँ करते हैं हम? छतों पर करते हैं और दरवाज़ों पर करते हैं। जब उसका निर्माण किया जाता है तो इसको क्या करते हैं? चादर को बिछा देते हैं। ठीक है, बिछाने के बाद क्या करते हैं? जब आपका घर बन जाएगा फिर अब वो क्या हो जाएगा? अपशिष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपके लिए। और आप क्या करेंगे? उसको आप उसको फेंक देंगे ना। अब ये जो आपका सिलिकेट रसायन है, जो रेशेदार के पदार्थ हैं, रेशेदार पदार्थ, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, खास करके हमारे फेफड़े के लिए। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे हमें एस्बेस्टोसिस बीमारी हो जाती है, जो हमारे श्वसन क्रिया को, सांस लेने को प्रभावित करती है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, पारा ये जो है ना, एक भारी धातु है, ध्यान रखिएगा। पूछता है धातु कैसी है पारा, तो बहुत भारी धातु होती है ये, जो सामान्य तापमान में भी तरल अवस्था में होता है। ठीक है, सामान्य तापमान में भी तरल अवस्था में होता है। ठीक है, और ये आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, और वातावरण में अगर ये घुल गया तो ये लंबे समय तक रहता है। घुल जाने पर ये लंबे समय तक रहता है। ठीक है, अब जब तरल है तो जल को, और जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो वायु को। ठीक है, दोनों को ये प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है? जीव जंतुओं और मनुष्य के शरीर पहुंचते ही ये प्राण घातक हो जाता है, आपके लिए मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है, जो पारा होता है वो आप मनुष्य के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़े, गुर्दों आदि को नुकसान पहुंचाता है। यही हुआ था सन 1950 में जापान में। ठीक है, जापान में हुआ क्या था कि रासायनिक फैक्ट्री सिस्को, जिसका नाम क्या था? सिस्को ने मीना माता खाड़ी में पारा जो मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी इसको बोलते हैं, के अपशिष्ट पदार्थ को फेंक दिया था। मीना माता खाड़ी में पारे के अपशिष्ट पदार्थ को फेंक दिया था। अब हुआ क्या? जब फेंक दिया गया तो जो उसमें मछलियाँ थीं वो भी प्रभावित हो गईं। अब लोग क्या किए? गए मीना माता खाड़ी में गए और वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाए। अब मछलियाँ वो क्या किए? खाए। अब हुआ क्या कि मछलियाँ जो थीं वो रोग से ग्रसित हो गई थी पारा की वजह से। ठीक है, और जब लोग खाए तो उनके भी तंत्रिका तंत्र वगैरह में प्रॉब्लम हो गई, रोग ग्रसित हो गए। ठीक है,
तो इस रोग का क्या नाम दिया गया? मीना माता रोग। मीना माता रोग मतलब ये कि पारे से कौन सा रोग होता है? तो मीना माता रोग होता है। ठीक है, चलिए एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन इसी में से, 4R क्या होते हैं? 4R क्या होते हैं? तो जो हमारा दुनिया है, उस दुनिया में जनसंख्या की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और संस्कृति हमारी क्या हो रही है कि प्रयोग करो और फेंक दो, प्रयोग करो और फेंक दो, जिससे क्या हो रहा है? प्रतिदिन पता नहीं कितने टन आपके अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते हैं पूरी दुनिया में। आप अपने अगल बगल देख लीजिए, इतना होता है तो दुनिया में कितना होता होगा। ठीक है, और इसका सही ढंग से निपटान न होने के कारण ये लगातार बढ़ता जा रहा है और समस्या भी आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारे पर्यावरण को अगर ऐसे रखा जाएगा तो सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। क्या केवल मानव के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, सब पूरा पर्यावरण ही, पूरा धरती के लिए ही ये बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो सही तरीके से निस्तारण करना, सही तरीके से निस्तारण करने के लिए ही 4R बनाया गया है। 4R की कॉन्सेप्ट आया है। कहा यह गया है कि 4R को अपनाएंगे और कचरे को छुटकारा पाएंगे। ठीक है, 4R अपनाएंगे और कचरे से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, तो प्रबंधन ने ये सुझाव अपना मतलब दिया है और उसका अनुसरण भी करवा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर 4R की, तो R1 जो आपका R1 पहला R है, R1 उसका मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, रिफ्यूज़ करना। ठीक है, R2 जो होता है, R2 जो होता है उसका मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, कम करना या रिड्यूस करना। तो R3 होता है, R3 आपका उसका होता है पुनः उपयोग करना, रीयूज, रीयूज करना। और जो चौथा होता है आपका R4 उसका होता है पुनः चक्रण, पुनः चक्रण करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम R1 की, R1 की बात करते हैं। तो रिफ्यूज़ करना मतलब ये कि जो हमारे रासायनिक, जो भी हमारे ऐसी चीज़ें हैं, रासायनिक कचरा, उसको आप बना कर दीजिए, क्योंकि बहुत देर में गलता है, वो अरबों वर्ष लग जाते हैं। जैसे पॉलीथीन, और बताना पड़ेगा आपको, पॉलीथीन जो है वो बैन हो चुकी पहले थी। ठीक है, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें आपको रिफ्यूज़ करनी पड़ेंगी, नहीं उपयोग करनी पड़ेंगी। ठीक है, तब हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ठीक है, R2 रिड्यूस, जो ऐसी चीज़ें हैं आप उसका उपयोग कम कर दें, केवल आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर ही इसका यूज़ करें ताकि अपशिष्ट पदार्थ कम निकले। ठीक है, R3 यानी कि रीयूज़, R3 यानी कि रीयूज़। ठीक है, तो ऐसे आप अपनाइए, ऐसा चीज़ अपनाइए जिसका हम पुनः उपयोग कर सकें, पुनः उपयोग हम कर सकें। ठीक है, इस मान लीजिए चीज़ों को फेंका ना जाए। मान लीजिए आपका रिफिल ही है, पेन है, आप क्या करिए, आप ऐसे पेन यूज़ करिए जिसको हम रीफिल कर सकें, रीफिल कर सकें। ठीक है, या कागज़ आप उपयोग करते हैं, कागज़ आप उपयोग करते हैं तो ऐसा कागज़ मतलब करिए कि दोनों तरफ लिखिए उसको, और फिर अगर नहीं हो पाता उसको थैला ही बना दीजिए अगर भर गया तो। ठीक है, ऐसे फेंकिए नहीं उसको, मतलब उसको ऐसा करें कि रीयूज आप कर सके सामानों को, तो ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ नहीं आएंगे।
चौथा R4 रिसाइकिल, पुनः चक्र। अब ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बेकार हो गई हैं, जो आपके लिए बेकार हो गई हैं, अनुपयोगी हो गई हैं, उसको क्या करिए, आप उसका रूप बदलकर उसको पूरा पुनः उपयोग में ला सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ख़राब हो जाती हैं, उसका हम क्या करते हैं, नई चीज़ें बना देते हैं, सजावट के सामान बना देते हैं उससे, है ना, सजावट का सामान बना देते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर देते हैं उस वस्तु को, मतलब फिर से चक्रण कर देते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं ना इसको। या फिर क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें की ख़राब हो गई हैं वो सब कबाड़ी वालों को बेच दीजिए, ताकि वो रीयूज़ कर सके, आपका रिसाइकिल कर सके। ठीक है। या तो इसी को क्या कहते हैं, 4R निस्तारण कहते हैं। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम निस्तारण का, कि ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कैसे करना चाहिए। तो जो ठोस पदार्थ हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की भट्ठियाँ होती हैं। उस भट्ठियों में क्या करिए, आप जो ठोस पदार्थ हैं, जो संक्रामक चीज़ें हैं, संक्रमित चीज़ें हैं, उनको भट्ठियों में डाल के जला सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे आपके पॉलीथीन हुए, आपके डंठल हुए, ठीक है, उसे उचित ये नहीं है कि आप उसे खुले में जलाएं, क्योंकि जो धुआं होता है ना, ऐसे जला देते हैं, धुआं जो होता है ना वो बहुत नुकसानदायक होता है, पूरा वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आगे इसके और पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चीज़ें आपको अच्छी ही पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। और अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट किया करें, ताकि हम उससे प्रोत्साहित होकर और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। हाँ, आपका जो सुपर टेट का क्लास है, सुपर टेट का जो क्लास है वो भी आपका स्टार्ट हो जा रही है। आपका पर्यावरण चल ही रहा है, पर्यावरण भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सुपर टेट यूपी टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा है, सुपर टेट के भी कुछ है। ठीक है। आपके लिए हम ज्योग्राफी की क्लास भी ला रहे हैं, जल्दी ज्योग्राफी की क्लास और मैथ की क्लास भी ला रहे हैं। मैथ की क्लास जो होगी यूपी टीईटी और सुपर टीईटी दोनों के लिए होती है, जानते ही हैं। 20 नंबर का उसमें पूछता हुआ है, 20 नंबर का मैथ से आपका सुपर टेट में पूछता है, और 30 नंबर का आपका यूपी टेट में भी पूछता है। तो मैथ की क्लास भी आपकी आ रही है, कल परसों में ही आ जाएगी। और आपका जियोग्राफी की क्लास भी आ रही है। ठीक है, जियोग्राफी की भी क्लास आपकी आ रही है। ठीक है। तो अपना सहयोग बनाए रखें, जल्दी आपकी सारी चीज़ें शुरू की जाएंगी। और हाँ, करंट अफेयर्स भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, जानते ही हैं आप। 30 नंबर आपको याद है ना, 30 नंबर। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर जाएंगे। मतलब सुपर डेट को कहीं छोड़ना नहीं है इस बार हमको निकाल के ही रहना है सुपर डेट को। ठीक है। चलिए, तो आज तक के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद।